युवा और होनहार मित्रों, मैं आज ऐसे साथियों से बात कर रहा हूं। बात तो मैं वन साइडेड कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता कि प्रत्यक्ष आपसे सबसे बातचीत करने का मौका मिलता और आप मेरे सामने होते, अच्छे प्रकार से एक दूसरे को हम समझ पाते। लेकिन भले ही आमने सामने नहीं हम बैठे हैं, आपके मन के भाव को तो मैं जरूर समझ सकता हूं कि किस हर्षोल्लास से आपका मन इस समय गदगद हो रहा होगा। अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई, आपका सरकारी नौकरी में चयन हुआ, आपने अपने अपने विभाग में ज्वाइन किया। साथ ही आज बसंत पंचमी का उत्सव है। इस बसंत पंचमी के त्योहार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे युवा मित्रों, आपकी ज्वाइनिंग के समय आज मैं इतना भावुक हूं, इतना खुशी से मेरा मन गदगद है कि मैं आपको जरूर इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं थोड़ी। जब हम सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको उस समय सुनाते थे। मन में एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको ये अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट, ये हमने शुरू किया। मेरिट इज अवर मास्टर। इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराये कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग, जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात का नारा देकर के और हमने चुनाव लड़ा, सफलता पाई, दूसरी बार सफलता पाई। और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें ना करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9-9.5 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण हैं कि जिसके कारण से आज सब लोग जो उस समय विरोध करते थे, आज वो कूदते फिर रहे हैं, आज वो गदगद हैं कि हाँ, ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है। पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी, जिनको नहीं मिलती थी सब परेशान होते थे, नाराज होते थे, सब जो है एक प्रकार से
यानी सरकारी सिस्टम के प्रति आलोचना करते थे। लेकिन आज नौकरी मिलती है उसको तो संतुष्टि है ही, जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसको भी कोई मन में परेशानी नहीं है। हर कोई सोचता है कि जिसको नौकरी मिली है भाई वो बहुत होशियार था, हमारे से पढ़ाई में आगे था, और उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी मेहनत करके नौकरी मिल सकती है। पहले जब नौकरियां मिलती थी तो चर्चा क्या होती थी कि अमुक नेता के बेटे का, अमुक अधिकारी के रिश्तेदार का, इनको नौकरियां मिली हैं, ये खबरें छपती थी। लेकिन आज खबरें क्या छपती हैं? आज छपती हैं कि अमुक गरीब व्यक्ति का, अमुक रिक्शा चलाने वाले का, अमुक गरीब किसान का बेटा, उसकी नौकरी लग गई है, वो ग्रुप सी में लग गया है, ग्रुप बी में लग गया है, ग्रुप ए में लग गया है, HCS लग गया है। किसी भी लेवल की नौकरी किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद मिल सकती है। ये आज हरियाणा के युवा का विश्वास बना है। न केवल हरियाणा, देश भर में अन्य प्रांतों में भी ये चर्चा चली है कि जिस हरियाणा में ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी, आज सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि अच्छा हरियाणा में ऐसा हो गया। हम कहते हैं हाँ ऐसा हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप इन बातों को करके बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मैं प्रचार क्यों करूंगा, आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है, और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं। रिसालिया खेड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए हमारे साथ एक युवा, यानी चंद्रकला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई, उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनकी मदद की, और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद जो उनके साथ जुड़े लोग थे उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को। इस प्रकार के काम करने वाले केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया, हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई, 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की। उस समय में अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से हम जब ये सब एक प्रकार की मांग करते थे तो उनके ऊपर एक वजन पड़ता था, और उस वजन के कारण से वो दबाव में आते थे, और निश्चित रूप से उसका बाद में एक प्रभाव भी, ऐसे कर्मचारी कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिस करके और माता पिता को पैसा देने के लिए, ऐसा मैं मानता हूं कि उस अपनी जो आय होती थी, सैलरी, तनख्वाह, उसमें से तो कैसे पूरा कर पाते होंगे, और जरूर भ्रष्टाचार का जन्म अगर हुआ तो उन्हीं गलत प्रैक्टिस में से ही शुरू हुआ होगा, और बहुत प्रकार से कठिनाइयों के बाद ये सब होता था। तो समाज में भी एक कोई अच्छा प्रभाव उसका नहीं था। आखिर हमने इस व्यवस्था को शुरू करने के पीछे जो सोच थी, वो सोच एक ही थी कि ये गलत काम करते हैं तो हम किससे करते हैं? अपने ही लोगों से तो करते हैं, अपना ही तो ये परिवार है। हरियाणा, सब लोग अगर मिल करके सोचे तो एक परिवार है, हम हरियाणवी हैं, और हम अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई धोखा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई अन्याय करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसमें से व्यवस्थाएं ठीक करके और हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हमारी सहायता करने के लिए आज भी जो युवा है आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स बहुत बन गए हैं जो हमारी योग्यता को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। कभी कोचिंग सेंटर्स खाली हो गए थे, आज पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हमारे जो लाइब्रेरीज हैं, चाहे सरकारी हैं अथवा प्राइवेट हैं, वहाँ भी बच्चे तैयारी करने के लिए खूब जाके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की वो प्राप्ति करते हैं। मैं तो जब कभी गांव में जाता था तो गांव में हमारे अपने ही गांव के बच्चे कहते थे कि हमको नौकरी दिलवाओ, हमको नौकरी नहीं मिल रही है।
मैं कहता था कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। संयोग ऐसा हुआ कि जिस मकान में मेरा ऐसा सौभाग्य मुझे कि माता पिता के साथ जब मैं वहाँ रहता था गांव के अंदर, तो एक छोटे कमरे में पढ़ाई करता था। उस मकान में आज वो खाली था और उस छोटा जो कमरा था, मैंने देख करके मुझे मन में भावना आई कि आखिर मेरी पढ़ाई जब इस छोटे से कमरे में हो सकती है, तो इस घर का उपयोग गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको मेरिट प्राप्त करने के लिए अगर सहयोगी हो सके तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैंने अपना वो मकान, भले छोटा मकान है, लेकिन गांव के बच्चे वहां बैठ करके तैयारी करें, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए और फिर गांव के बच्चे शिकायत नहीं करेंगे कि हमको नौकरी नहीं मिली, मेरिट के आधार पर नौकरी लेने के लिए आगे आए। और उसमें यदि मैं कुछ सहयोगी गांव का हो सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना जो घर है वो उस गांव को सुपुर्द कर दिया वहाँ लाइब्रेरी बनाने के लिए। मेरा कहने का भाव ये है कि इस काम में हम सब सहयोगी बने और सहयोगी बनने के साथ हमारे जो साथ और आगे आने वाले लोग हैं, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी में आए, ग्रुप सी में आए और पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ें, ग्रुप बी में जाएं, ग्रुप ए में जाएं और आगे बढ़ें, सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसमें भी पढ़ाई करके आगे जाएं। आपको ये तो पता होगा ही, कोई एक समय था एक बार कहीं नौकरी लग गए तो आगे बढ़ने के लिए सरकार से एनओसी लेना पड़ता था। हमने कहा नहीं, अगर किसी व्यक्ति को मेहनत करके आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करे। सरकार को तो केवल अपना जो डिपार्टमेंट है उसको सूचित करना है कि मैं आगे पढ़ाई करके और अपनी अगली सर्विस में जाना चाहता हूं, इसके ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। आखिर हम आपके भविष्य में आगे बढ़ने में बाधा क्यों बने। इस प्रावधान को भी हमने खत्म किया। मित्रों, आपसे अपेक्षा है कि जैसा एक सुशासन का एक अब क्रम चला है देश में कि अच्छा शासन कैसे दिया जाए, और सुशासन देने में हम तो केवल सोच सकते हैं, नीति बना सकते हैं। आखिर तो जनता के साथ संबंध सब कर्मचारियों का आता है, सब अधिकारियों का आता है। और अगर हम सब ठान लें कि हम जैसे सुशासन के उस फलस्वरूप हमारी नौकरी बिना पर्ची खर्ची लगी है, तो हमें भी सुशासन के नाते जनता की सेवा करनी है। और जनता की सेवा करने के नाते से जो गलत प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को समाप्त करना, ये किस प्रकार से हम आगे कर सकते हैं, करना चाहिए। सरकारी नौकरी ये भी हम जानते हैं कि संख्या में बहुत कम होती है। आखिर तो रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य अवसर, उसमें चाहे प्राइवेट नौकरी मिलती हो, उस पर आगे बढ़ाने के लिए भी हमको लोगों का सहयोग करना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले सालों में देखा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, नौजवान अपनी नौकरी के लिए या काम करने के लिए, और फिर कई बार तो जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कबूतरबाजी जालसाज लाखों रुपया उन परिवारों से ऐंठ लेते हैं और उसके बाद विदेश भेजते हैं। बाद में वो बच्चे ऐसे फंसते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कैसे फंस गए। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमारा जो विदेश सहयोग विभाग है उन्होंने व्यवस्था चलाई और अन्य देशों में भी जाकर के नौकरी करने के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई हैं और इसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। हमने जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां पहले ठेकेदारों के माध्यम से मिलती थी, उन ठेकेदारों की व्यवस्था समाप्त करके हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऐसी व्यवस्था की और ये आउटसोर्सिंग की नौकरियां भी जो हैं उसके माध्यम से देनी शुरू की हैं। मुझे खुशी है कि अभी तक 20,000 जवानों को, और हम HKRN के माध्यम से, और वो भी एक मेरिट है, एक सिस्टम है, उसमें हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति वो उसको हम थोड़ा प्राथमिकता देते हैं कि कम से कम गरीब परिवार के बच्चे आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको काम दिलाया जाए। तो गरीबी के आधार पर ही उनका चयन करके बाद में पढ़ाई के आधार पर उनकी आयु के हिसाब से ऐसे बच्चों को हम नौकरी और वो जो दिलाते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इन सब व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए हम अपने देश और प्रदेश की जो सेवा करने का काम हमारे जिम्मे है उस पर आगे बढ़ें। और मुझे विश्वास है कि आज हरियाणा दूसरे प्रदेशों में बहुत आगे है और इसको और आगे ले जाने के लिए एक संकल्प करना चाहिए कि जो काम हमारे जिम्मे लगा है उसको हम लगन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हम करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इन कामों के लिए और ट्रेनिंग लेना, हमारा प्रशिक्षण हो, इस प्रशिक्षण को लेकर के भी आगे बढ़ें। पहले से जो कर्मचारी चल रहे हैं उन कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण के नाते से हमने एक नया अभियान चलाया है, वो है कर्मयोगी मिशन। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को कर्मचारी न रखें बल्कि उनको कर्मयोगी बनाएं। योग यानी अपना मन
उसको उसकी सारी शक्तियां संजो करके और प्रदेश और देश की जनता की सेवा में हम लगाएं, ताकि हम किसी प्रकार से कोई कमी ना रहने दें। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखना है कि कल्चर, जो काम करने का कल्चर है, पहले के कल्चर में और आज जो आप नए आए हैं, दोनों में एक अंतर मिलेगा। हम बहुत यानी मन में एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं किसी गलत प्रकार का जो कल्चर हमको कहीं मिलता है काम करने का, उसको ठीक करने का संकल्प लेना है, ना कि उसके अंदर जाकर के स्वयं सहभागी होना है। मुझे एक कहानी बार बार मैं सुनाता हूँ अपने सभी कर्मचारी भाइयों को, मैं आपको भी सुनाता हूँ। जैसे हम सब हरियाणा के लोग हैं, हम जानते हैं कि किसान जब भैंस पालता है, रखता है, तो किसान यानी भैंस को कभी कभी अफारा हो जाता है, अर्थात पेट में गैस भरती है तो अफारा होता है और भैंस की जान को भी खतरा हो जाता है। एक किसान की भैंस को अफारा हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, जा करके कहने लगा कि भैंस को अफारा है, इसलिए मुझे कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर ने एक मोटी गोली दे दी और कहा कि जाओ उसको खिला दो। अब डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, डॉक्टर के यहाँ से गोली लेकर किसान घर में पहुंचता है और गोली के लिए खिलाने के लिए डॉक्टर से पूछा था कि भी कैसे खिलाऊंगा। डॉक्टर ने उसको तरीका बताया था कि एक नाल ले लेना, चाहे लोहे की हो बांस की हो, भैंस के मुंह में डालना और ऊपर से गोली डाल करके जोर से फूंक मार देना। अब इसने जाकर के नाल भैंस के मुंह में रखी, ऊपर से गोली डाली और दूसरी साइड से जोर से फूंक मारने लगा। किसान पहले फूंक मारता, इससे पहले ही भैंस ने उल्टा फूंक मार दी। जो गोली भैंस के पेट में जानी चाहिए थी, वो किसान के पेट में चली गई। यानी भैंस तो ठीक नहीं हुई, लेकिन वो दवाई के कारण से उस किसान को दस्त लग गए और फिर भागा फिरता रहा। मेरा कहने का भाव है कि जो चीज हम जाकर के अच्छे संकल्प के साथ अच्छा काम करने के लिए लोगों में जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अच्छे संकल्प को वो अपने बुरे संकल्प का जो काम है उसको हमारे अंदर डाल दें। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हम इस सावधानी से आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में एक अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश को एक शिखर तक पहुंचाने के लिए हम अपना पूरे का पूरा जो ताकत है वो लगा देंगे। और जो जैसा कहा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा जाता है, हरियाणा ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सतत जो विकास लक्ष्य हैं इसको पूरा करेंगे। 2030 में हरियाणा का संकल्प है कि हम एक अच्छे विकसित प्रदेश के नाते आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज विकसित भारत की बात करते हैं, हम संकल्प लें कि हम विकसित हरियाणा की बात करेंगे। विकसित भारत, विकसित हरियाणा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर के प्रदेश की सेवा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।